गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में सेकंड चैप्टर व्यावसायिक संगठन के स्वरूप चल रहा है। इसमें एकल व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय दोनों पर चर्चा हो गई थी। अभी चल रहा है साझेदारी। साझेदारी की विशेषताएं चल रही हैं। कल हमने 3 विशेषताएं देखी थी। अगली विशेषता देखते हैं, जोखिम वहन करना। जोखिम वहन करना व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने से उत्पन्न जोखिम को सभी साझेदार मिलकर वहन करते हैं। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, जिसे वो तय अनुपात में बांट लेते हैं, और हानि होती है तो हानि को भी तय अनुपात में आपस में बांट लेते हैं। नेक्स्ट है निर्णय लेना। निर्णय एवं नियंत्रण। साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में निर्णय लेते हैं। निर्णय सबकी सहमति से, सबकी राय से लिए जाते हैं। साझेदारी फर्म के कार्यों के प्रबंधन में सभी साझेदारों का सहयोग रहता है। तो सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। निर्णय में सबकी सहमति का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए, निरंतरता। साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता की कमी होती है। किसी भी साझेदार के पागल होने, मृत्यु होने, जेल चले जाने या दिवालिया होने की स्थिति में साझेदारी व्यवसाय बंद हो सकता है। तो साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता की कमी होती है। नेक्स्ट देखिए, सदस्यता। किसी साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है, और अधिक से अधिक 50 सदस्य साझेदारी व्यवसाय में हो सकते हैं। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में अधिकतम सदस्यों की संख्या 100 भी बताई गई है। तो कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य साझेदारी व्यवसाय में हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, कम से कम 2, अधिकतम 50। एजेंसी संबंध। साझेदारी की परिभाषा में इस तथ्य को इंगित किया गया, रेखांकित किया गया है कि इसमें व्यवसाय के सभी साझेदार मिलकर या फिर सबकी ओर से कोई एक साझेदार व्यवसाय को चला सकता है। 10 साझेदार हैं, 10 में से या तो ये 10 साझेदार मिलकर व्यवसाय को चला सकते हैं, या इनकी तरफ से कोई 1, 2 या 3 साझेदारों को नियुक्त किया जाता है, तो वो मिलकर व्यवसाय को चला सकते हैं। प्रत्येक साझेदार एजेंट भी है और स्वामी भी है। जो व्यवसाय को चला रहा है वो स्वामी भी है और एजेंट भी है। दूसरे लोग जो व्यवसाय चलाने में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो व्यवसाय के स्वामी और एजेंट दोनों ही हैं। चूंकि वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनका एजेंट होता है। जो साझेदार व्यवसाय में भाग नहीं लेते हैं और जो साझेदार संचालन में भाग ले रहे हैं, वो उन साझेदारों के एजेंट होते हैं जिनका वो प्रतिनिधित्व करते हैं।
तो प्रत्येक साझेदार इनके द्वारा लिए गए निर्णय से आबद्ध होता है, बंधा होता है। ये तो विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई है। अब देखते हैं साझेदारी व्यवसाय के गुण। गुण कहें या लाभ कहें एक ही बात है। नंबर 1, स्थापना एवं समापन सरल। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना और समापन दोनों सरल है। साझेदारी का जन्म साझेदारों के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप होता है, जिसके अनुसार वे व्यवसाय को चलाते हैं। जो भी इनके बीच में समझौता होता है, समझौते के अनुसार व्यवसाय का संचालन करते हैं। समझौता लिखित में भी हो सकता है, समझौता मौखिक भी हो सकता है। और जोखिम को बांटते हैं। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता, इसे बंद करना भी आसान होता है। साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण कराना, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता है। साझेदार चाहे तो इसका पंजीकरण करा सकते हैं और ना चाहे तो कोई पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसकी स्थापना आसान है और आसानी से सभी साझेदार मिलकर कभी भी इसका समापन कर सकते हैं। तो स्थापना और समापन दोनों ही सरल है। नेक्स्ट, संतुलित निर्णय। संतुलित निर्णय। साझेदार अपनी अपनी विशेषता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देख सकते हैं। 10 साझेदार हैं। 10 साझेदार में से जिसके पास जिस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, जिस क्षेत्र में वो ज़्यादा निपुण है, ज़्यादा जानता है, वो साझेदार अपने क्षेत्र का काम देख सकता है। दूसरा साझेदार दूसरे तरह का कार्य देख सकता है। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता तथा इसमें निर्णय लेने में भी गलतियां हो सकती हैं। अगर एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा तो निर्णय लेने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन जब सारे साझेदार मिलकर निर्णय लेते हैं तो गलतियां होने की संभावना कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप निर्णय अधिक संतुलित होते हैं। नेक्स्ट, अधिक कोष। एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, उसके पास पूंजी सीमित मात्रा में होती है, लेकिन यहां साझेदारों की संख्या 2 से लेकर 50 तक हो सकती है। इसलिए प्रत्येक साझेदार पूंजी लेकर आता है तो पूंजी के संसाधन अधिक होते हैं। साझेदारी में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है। इसमें एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक धन जुटाया जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। क्योंकि साझेदारों की संख्या अधिक होती है, सभी साझेदार पूंजी लेकर आते हैं, तो व्यवसाय का विकास विस्तार भी आसान हो जाता है। जोखिम को बांटना। यहां जोखिम का मतलब व्यवसाय में होने वाली हानि से है। व्यवसाय में लाभ भी हो सकता है। लाभ होता है तो सभी साझेदार निर्धारित अनुपात में लाभ को बांट लेते हैं, लेकिन अगर व्यवसाय में हानि हो जाती है तो हानि को भी सभी साझेदार मिलकर जो अनुपात लाभ के लिए तय किया हुआ है उसी अनुपात में हानि को भी, जोखिम को भी बांट लेते हैं। इससे अकेले साझेदार पर पड़ने वाला बोझ और दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोपनीयता। साझेदारी व्यवसाय में कानूनन खातों का प्रकाशन करना अनिवार्य नहीं होता है। अपने खाते पब्लिक के सामने लाना अनिवार्य नहीं होता है। खातों की सूचना केवल साझेदारों तक सीमित रहती है।
इसलिए इस व्यवसाय में सूचनाओं की गोपनीयता बनी रहती है, सूचनाओं को गुप्त रखा जा सकता है। ये हुए इसके लाभ या गुण। अब देखते हैं सीमाएं। सीमाएं या दोष। क्या क्या दोष साझेदारी व्यवसाय में हो सकते हैं? नंबर 1, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व से आशय फर्म पर कर्जभार होने की दशा में अगर फर्म की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी कर्जा चुकाना पड़ सकता है। तो दायित्व असीमित होता है। यदि फर्म को देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो साझेदारों को इसका भुगतान अपने निजी स्रोतों से यानी निजी संपत्ति से भी करना पड़ सकता है। साझेदारों के दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों होते हैं, इसलिए उन साझेदारों के लिए उचित होगा जिनके पास अधिक व्यक्तिगत संपत्ति है। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि व्यक्तिगत और संयुक्त दोनों रूप से साझेदार उत्तरदायी होते हैं। जिन साझेदारों के पास निजी संपत्ति नहीं है तो उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन साझेदारों के पास निजी संपत्ति है उनकी संपत्ति को बेचकर फर्म का कर्जा चुकाया जाएगा। बाद में आगे वो साझेदार से वसूल कर सकते हैं। तो उस साझेदार के साथ अन्याय हो जाता है जिसके पास संपत्ति अधिक होती है। नेक्स्ट देखिए, सीमित साधन। साझेदारों की संख्या सीमित होती है। सीमित कितनी होती है बेटा? 50 तक हो सकती है। तो 50 भी कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैक्सिमम 50 तक संख्या हो सकती है, तो ये कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो साझेदारों की संख्या सीमित होती है, इसलिए बड़े पैमाने के व्यावसायिक कार्य के लिए उनके द्वारा लगाई गई पूंजी अपर्याप्त रहती है। क्योंकि संख्या सीमित होती है तो सीमित मात्रा में ही धन जुटाया जा सकता है। हालांकि एकल व्यापार से ज़्यादा धन यहाँ जुटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूंजी के संसाधन सीमित मात्रा में ही रहते हैं। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार से अधिक विस्तार नहीं कर पाती है। इसलिए साझेदारी फर्म का विकास और विस्तार नहीं हो पाता है क्योंकि पूंजी के संसाधन इनके पास सीमित मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट देखिए, विरोध की संभावना। साझेदारी का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है जिनमें निर्णय लेने के अधिकार को बांटा जाता है। 10 साझेदार हैं तो 10 साझेदार मिलकर साझेदारी का संचालन करते हैं और निर्णय लेने के अधिकार सबके पास होते हैं, सबको पावर होता है। कुछ मामलों में यदि मतभेद है, अगर निर्णय लेने में कुछ मामलों में मतभेद है तो इससे साझेदारों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से दूसरे साझेदार आबद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से किसी एक का अनुचित निर्णय दूसरों के लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। किसी साझेदार ने अनुचित निर्णय लिया, दूसरे साझेदारों को इससे लॉस हो सकता है, उनके लिए वो बर्बादी का कारण बन सकता है। कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना होगा क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यदि कोई साझेदार बीच में फर्म को छोड़ना चाहता है, अलग होना चाहता है, तो साझेदारी समाप्त करनी होगी। शेष जो साझेदार बच गए हैं वो नए सिरे से नई साझेदारी का
निर्माण कर सकते हैं, लेकिन एक बार तो साझेदारी को समाप्त करना होगा। अगर सब साझेदार चाहें तो उसका हित किसी दूसरे साझेदार को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन ये सबके चाहने पर होगा। तो कोई भी साझेदार अगर फर्म छोड़कर जाना चाहता है तो एक बार साझेदारी व्यवसाय को समाप्त करना पड़ता है। उसके बाद बचे हुए साझेदार नए सिरे से नई साझेदारी स्थापित कर सकते हैं। अगला देखिए, निरंतरता का अभाव। साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता का अभाव होता है। किसी भी साझेदार की मृत्यु होने, पागल होने, दिवालिया होने या जेल चले जाने की स्थिति में साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसे सभी की सहमति से कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता का अभाव होता है। कभी भी ये व्यापार बंद हो सकता है। तो ये चल रहे हैं बच्चों दो साझेदारी के कुछ पॉइंट्स इसके बच रहे हैं, जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स।